हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की, इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के बाद ज़रूर उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है, तोड़ फोड़ करके समझाया गया ताकि आपके दिमाग में घुस सके, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर एट 20 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1032 रुपीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भैया, एक क्यूबाइड है जिसकी डायमेंशन वो दी गई है, उसका रेट कह रहा है कि अगर आप 20 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 20 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर का खर्चा जो है वो इतना है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देख लो। कह रहा है कि विमाओं, ये विमा है वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को इतने रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत इतने रुपए है, तो x का मान बताओ। ठीक, हमारे पास एक क्यूबाइड है जिसका पृष्ठ है, तो क्यूबाइड जो होता है यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुणे में चौड़ाई, प्लस में है चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, फिर प्लस में है ऊंचाई गुणे में लंबाई। ये है फार्मूला। अब इसको चाहे जैसे याद करो, चाहे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल याद कर लो, या एल बी एच एक सर्कल में लिख लो, एक वृत्त में एल बी एच लिख लो, एल बी बी एच एच एल, एक चक्कर लगाओ, अपने आप इन लोगों से मिल जाओगे। ठीक है, इसका जो खर्चा है वो कह रहा है, पहले ये चीज समझ लो, 20 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? मतलब अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आपको लगेगा 20 रुपया। ठीक, अगर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब तो भैया जी 100 के 2 गड्डी बन जाएगी ना, इसका मतलब इधर भी डबल हो जाएगा, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। अगर 300 है तो 20 तिहाई 60, अगर 400 है तो 20 चौक 80। सही है। और कोई कह रहा है कि सर जी हमारे पास 1000 है, तो हम पहले ये करेंगे 100 से उसमें भाग दे लेंगे ताकि कितना गुना हो जा रहा है वो पता चल जाए, उसके बाद उतने 20 से गुणा कर देंगे। सही है। इसका मतलब जितना क्षेत्रफल आ रहा है उसमें सबसे पहले आप इतने से भाग दो ताकि पता चले कितना गुना है। ठीक है, जैसे अगर कोई कहे कि सर जी हमारे पास 700 है, तो हम पहले ये पता करेंगे 100 का ये कितना गुना है, तो 100 से भाग दे लेंगे। ठीक, यहां तक सही है। उसके बाद सर जी जो भी आएगा, मान लेते हैं 7 आ रहा है, तो इस 7 में आपको किससे गुणा करना है? 20 से, क्योंकि रेट आपका कितना लग रहा है? 20 के हिसाब से, है ना। तो 20 सते 140। अगर इसी को और शॉर्ट में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, सर जी हमारे पास 700 है, इसमें 100 से भाग देना है और कितना रेट लग रहा है? 20, डायरेक्ट कर सकते हो। सही है। इसीलिए आपके बुकों में सिर्फ ये लिखा रहता है कि सर जी 20 बटे में 100। सही है। आई होप अब आप समझ गए होंगे 20 बटे 100 क्यों लिखा हुआ है। चलो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन में। देखो इधर देखो, पहले लिखा हुआ है 2, लंबाई, सर जी ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई। आप किसी को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान सकते हो, चाहे ये लंबाई ये चौड़ाई ये ऊंचाई, चाहे जैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हम ये लंबाई ये चौड़ाई ये ऊंचाई, तो ये 40 गुणे 36 रहेगा, 40 गुणे 36, फिर प्लस है 36 गुणे एक्स, फिर प्लस है एक्स का गुणा 40 में, तो x गुणे 40 लिखो या 40 गुणे x लिखो, जो भी आपको लिखना है। ये है टोटल क्षेत्रफल। सही है, ये है टोटल क्षेत्रफल। सर जी ये टोटल क्षेत्रफल है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया 700 है, तो बताओ ये 100 का कितना गुना है? तो हमने 100 से भाग दिया था, तो हम इस टोटल क्षेत्रफल में कितने से भाग देंगे? 100 से, क्योंकि हमें पता चले 100 का कितना गुना है। ठीक,
जो आंसर आएगा उसमें हम 20 से क्या किए थे, इसके पहले गुणा किए थे, तो यहां पर भी क्या करेंगे 20 से गुणा। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट, यानी टोटल खर्चा जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। हम फिर से आपको बताते हैं, ये जो चीज है ये टोटल क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल को 100 से भाग दिया गया, क्यों दिया गया, ताकि पता चले कि 100 का कितना गुना है। सही है, 100 से भाग दिया गया तो हमारे पास कितना गुना है वो पता चल गया। 20 से गुणा कर दिए तो टोटल कॉस्ट आ गई, यानी टोटल का खर्चा आ गया। सही है, अब ये टोटल खर्चा क्वेश्चन ने खुद ही कहा है सर जी 1032 है, 1032। बस यही आपको सॉल्व करना है, इसमें जो x का आंसर है वही हमारा फाइनल आंसर है। देखो ये 0 0 शहीद हो गया, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, कोई दिक्कत हमें लग नहीं रही है। ठीक है भैया, चलो देखते हैं। देखो ये जो 2 है वो उधर जाएगा, ये 5 जो है वो भी उधर जाएगा, ये नीचे है ऊपर जाएगा, और ये ऊपर है तो नीचे जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है उसको हम नोट करते हैं। देखो 40 गुणे में 36 है, 36 दूना 72, 144 होता है 36 चौका, तो यहां से आ गया इतना। 36 का 4 में गुणा किया गया 144, 0 साथ में गोद दिया गया, प्लस में 36 गुणे में x, यानी ये 36x लिखा हुआ है, 40 गुणे में x यानी ये 40x लिखा हुआ है, तो 36x और 40x कुल मिला करके, अरे भैया ये 36 गधा है ये 40 गधा, कुल मिला के 76 गधे होंगे, तो लिख देते हैं 76x बराबर 1032 गुणे में ये 7 देने आएगा और ये दुश्मनी करने आएगा। जो गुणे में है वो भाग में जाता है, जो भाग में है वो गुणे में आता है। ठीक है, यहां तक सही है। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छक 12, इससे गुणा भी करना है। अब यहां पे हम नोट करते हैं 76x बराबर 5 छक 30 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 5 पचे 25, 2580 आ गया। ये चीज उधर जाएगा तो माइनस 1440। अब आप घटा लीजिए, 76x बराबर 0 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, यहां से 1 आ गया। अब x बराबर आपको निकालना है तो x बराबर हो गया 1140 और बटे में है 76। सर जी ये तो कट नहीं रहा है। अरे भैया 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 4 से कट रहा है, 4 से काटो, 19 से कट रहा है, 19 से काटो, जिससे मर्जी उससे काटो। चलो हम डायरेक्ट 19 से काटते हैं। 19 चौका 76 होता है और 19 छक्का 114 होता है, 0 बचा हुआ है, 4 एकम 4 और यहां से आ गया 15। तो हमारा जो x का फाइनल आंसर है वो है 15। जो चीज ये है वही ये भी आएगा। अगर वो सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर, अगर मीटर है तो मीटर आएगा। ठीक है, तो हमारा x जो है वो 15 यानी ये वाला सही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि सर जी ये 100 से भाग क्यों दिया जाता है, 20 से गुणा क्यों किया जाता है। जो भी रेट आपका रहेगा कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जितने सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट रहेगा पहले उससे भाग देंगे ताकि हमें पता चल जाए सर जी हमारा जो एरिया है वो कितना गुना है। ठीक है, जब गुना पता चल जाएगा तो हम अपने रेट से गुणा कर देंगे, या फिर अगर आपको डायरेक्ट याद करना है, अगर कभी भी ऐसा दिया रहे तो हमेशा रुपए वाले से गुणा करते हैं, इससे भाग करते हैं, ये याद कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ इतना मीटर इज इतना सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सिलेंडर। कह रहा है कि इसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई, ये लंबाई है, बेलन में लंबाई को ही ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई को लंबाई बोलते हैं, यानी दोनों चीजें लंबाई और ऊंचाई दोनों सेम है। ठीक, और इसका आयतन जो है वो इतना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको बताना है। ठीक, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ सर जी कितना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। सर जी 2 तो पता ही है, पाई का मान 22/7 यहां से पटक देंगे, आर नहीं पता है, एच सर जी पता है, एच तो पता है, लेकिन जब तक आर नहीं तब तक
आंसर नहीं। तो हमें आर निकालने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। आयतन दिया गया है, देखो भैया आयतन कितना है, आयतन का मान है 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सही है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, और यहाँ 4620, पाई का मान है 22/7, यहाँ पटक दिया गया है। आर नहीं पता है सर जी। एच का मान थोड़ा आराम से देखो, क्योंकि ये है सेंटीमीटर में, इसलिए जो भी चीज इधर रखेंगे वो सेंटीमीटर में रखेंगे। एच जो दिया गया है 1.2 मीटर दिया गया है, एच का मान है 1.2 मीटर, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से गुणा करके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 120 सेंटीमीटर। अब ये चीज यहां लाके पटकेंगे, 120 बराबर में 4620। सर जी अगर ये 7 यहाँ काट पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं काट पा रहा तो सबको उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो आर स्क्वायर बच रहा है, बराबर में पहले ये 4620 गुणे में 7, क्योंकि जो नीचे है वो ऊपर जाता है और ये जो ऊपर है वो नीचे आता है। यहां तक सही है, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया ये 0 से 0 शहीद हो गया। और कुछ कट रहा है सर जी, 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 दूना 22, सही है। अभी कुछ और कट रहा है सर जी, हाँ कट रहा है, 2 से 21 आ गया, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 सते 21। अब थोड़ा आराम से हम नोट कर लेते हैं सर जी, 7 गुणे में 7 यानी 49 बचा है, और नीचे जो है वो 4 बचा है। यहाँ जो आप निकाल रहे हो वो आर स्क्वायर का मान आ रहा है 49/4, तो आर का मान कितना आएगा सर जी, इस पे स्क्वायर रूट लगेगा और स्क्वायर रूट, अच्छा चलो लगा दे रहे हैं, यहाँ से 49/4। ऐसा जुल्म मत करना कि सर जी लाओ 4 से 4 काट दें, अरे भैया चाइना वाले जेसीबी से आपको उठाएंगे, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। 49 का जो वर्गमूल है वो 7 है, 4 का वर्गमूल 2 है, इसका मतलब आर का ये आंसर आ गया। यही तो हम ढूंढ रहे थे, अगर ये मिल गया वहां पटक करके आंसर निकाल लेंगे। तो गुणे पाई का मान है 22/7 और गुणे में है आर का मान 7/2, एच का मान अभी अभी निकाले हैं 120, 1.2 नहीं रखेंगे, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक। ये 7 से 7 शहीद हो गया, ये इससे शहीद हो गया, तो अब हमारे पास 22 गुणे में 120 बच रहा है। इसी को गुणा करेंगे 0 ठोक करके, 12 दूना 24, 12 दूना 24 2 26, हमारा आ गया आंसर 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 2640 कहाँ है भैया, 2640 आपके पहले वाले ऑप्शन में सही है, ठीक है। तो फार्मूला अगर याद है तो मेंसुरेशन का एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देने वाला है, तकलीफ नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या फरमा रहा है, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतना और इतना है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो हमसे पूछा है वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। सर जी सबको पता है कि 2 का मान 2 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन आर, जब तक आर नहीं तब तक वृत्त की परिधि का आंसर नहीं निकलेगा। इसका मतलब हमारा मेन एम हो गया आर का मान निकालना। इसी आर को निकालने के लिए ऊपर का सहारा लेते हैं। कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये कह रहा है बराबर है एक वृत्त के क्षेत्रफल के, तो हम लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। इन दोनों का मान आपस में बराबर है, ठीक है। अब ऐसा ना करना लाओ क्षेत्रफल से क्षेत्रफल काट दें, का से का काट दें, आयत बराबर वृत्त हो गया, नहीं ऐसा ना करिएगा, ठीक है। चलो भैया आगे देखो, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ठीक है। और आपको पता है आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, हमने यहाँ फार्मूला पटक दिया, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। लंबाई का मान है 176, वहीं पर आपको चौड़ाई का मान दिया गया है 56,
बराबर पाई का मान है 22/7 और गुणे में आर स्क्वायर। ये 22 नीचे आएगा, ये 7 ऊपर जाएगा। ठीक है, हम कर दे रहे हैं 176 गुणे में 56 गुणे में 7 बटे में 22 बराबर में आर स्क्वायर। देखो 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 एक कम 11, 11 छक 66, 2 एक कम 2, 2 अठे 16। अब हमारे पास जो बच रहा है वो आराम से देखिएगा, 8 गुणे में 56 गुणे में 7 बराबर में आर स्क्वायर। यहां से दो तरीका है, एक तरीका ये है कि सबको गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका है सर जी जब वर्गमूल निकालना है तो क्या जरूरत है गुणा करने की, सबसे पहले हम उसको टुकड़ा टुकड़ा में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये 8 है, इसको ऐसे रहने दो, ये देखो 8 सते 56 हो जाएगा आराम से, और ये 7 नोट हमने कर दिया, यहां से ये आर और यहां बन जाएगा वर्गमूल। अब देखो इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका मतलब यहां से 8 निकलेगा, यहां से 7 निकलेगा, तो सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक, चलो भैया ये उत्तर आ गया 56 सेंटीमीटर, ये आर का मान है, यही आर हमें चाहिए, तो हम पटक देते हैं यहां पर, यहां 2 है, गुणे में पाई का मान है 22/7 और आर का मान अभी अभी निकाले हैं 56 सेंटीमीटर, तो यहां पटक देंगे भैया। अब देखो 7 एकम 7, 7 अठे 56 है ना भैया, चलो बहुत अच्छी बात है। यहां से हो गया 44 गुणे में 8, अरे ये 2 को 22 में गुणा हो गया तो 44 हो गया, ये 8 बचा है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35। ठीक है भैया, 352 वृत्त की परिधि है, इसका मतलब सेंटीमीटर में ही रहेगा, देख लो पूछा भी होगा सेंटीमीटर में क्या है, तो 352 यही आपका फाइनल आंसर है, बी वाला। ठीक है, आप चाहो तो इकाई के अंक से भी कर सकते हो, 8 चौक 32 लास्ट में 2 आ रहा है, देखो यहाँ इकाई के प्लेस पे इसमें 2 है, खत्म, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस। रोम्बस आपको पता है, रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है, चलो बना ही देते हैं पूरा अच्छी तरीके से। सर जी मिल जाओ, कहाँ है भैया रोम्बस? रोम्बस अच्छा ये है रोम्बस। चलो मान लो कि ये चारों साइड बराबर है, मान लो कि चारों साइड बराबर है, और बड़ा बना दे ताकि अच्छा रहे। मान लो ये चारों साइड बराबर है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ जा भैया, ये देखो पता नहीं क्या हो जाता है। चलो ये हो गया। अब देखो कह रहा है एबीसीडी इज अ रोम्बस, यानी एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर है। बोला है इसका नेम भी होगा ए बी सी डी, इसका नेम हो गया, जिसमें बोला है कोण ए डी बी बराबर 25 अंश। ए डी बी यानी यहां से एक लाइन गई होगी और इसका जो कोण है वो है 25 अंश। सही है, पहले रोम्बस के बारे में सारी जानकारी रखना है आपको, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये पहली जानकारी है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, डायगोनल जो होते हैं यानी विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। सही है, यहां तक समझ में आया? दूसरी चीज, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। अगर हमने ये विकर्ण खींचा है, अगर हम यहां से भी खींच दें एक विकर्ण, तो ये हमेशा 90 अंश रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक पता है तो आपको यह भी पता होगा कि कोई भी विकर्ण आप खींचते हैं, कोई भी विकर्ण जब आप खींचते हैं तो वो कोण को आधा करता हुआ जाता है। मतलब यहां जो कोण था, यहां पूरा जो कोण था इसका आधा कोण इधर आया है, और वैसे ही यहां जो पूरा कोण है आधा इधर गया है आधा इधर गया है। सही है, ये सारी जानकारी आपको रहेगी तो क्वेश्चन तो एकदम हलवा है। चलो करते हैं, देखते हैं। ये 25 अंश है तो सर जी ये भी तो क्या रहेगा, 25 अंश है, और जब ये 25 है ये 25 है तो ये तो अल्टरनेट एंगल है, ये भी 25 रहेगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है सर जी ये पूरा 50 तो इधर भी पूरा 50। सही है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो 50 को दो लोगों में बांटो तो कितना कितना पड़ेगा, 25 25। सही है, अब आगे, देन द वैल्यू ऑफ
कह रहा है कि 2 टाइम्स BAD, हम फिर से लिख देते हैं BAD बैड माइनस ABC, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो सर जी 2 की वैल्यू तो हमें पता होती है, गुणे BAD बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी समचतुर्भुज में एक एंगल आप बता दो ना, सभी एंगल्स बताए जा सकते हैं, सभी एंगल्स। अब कैसे सर जी? बहुत आसान है। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसा कर लो, ये वाला पूरा 50 है तो ये भी 50 है। चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, 100 अंश ये लेके चला गया, अब ही हमारे पास 260 बचा है। 260 में आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा, तो 100 कितना, 130, 130 सही है। दूसरा तरीका सर जी ये वाला कोण और ये वाले कोण का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसका और इसका योगफल 180, इसका और इसका योगफल 180, इसका और इसका योगफल 180। आप चाहे ऐसे कर लो, या फिर अगर ऐसे नहीं आता है, ऐसे भी नहीं आता है, तो सर जी देखो ये एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, दिखाई दे रहा है, एक 25 है, एक 25 है, तो 25 25 50 चले गए, हमारे त्रिभुज में 180 होता है, 50 ये लेके चला गया, तो ये बचा 130। अब चाहे जैसे ले लो, सब आंसर यही आएगा, ठीक है भैया। बस आप भूल जाओ इसलिए निकाल सको, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की जा रही है। चलो सर जी 2 टाइम्स BAD, BAD कहां, BAD इसका मतलब 130 माइनस ABC, ABC पूरा पूछा है भैया, ABC इसका मतलब ये पूरा कितना है, 50। काम खत्म, उत्तर आ गया भैया। यहां से आ गया 260 माइनस 50, 260 में से 50 गए, 210। उत्तर आपका फाइनल हो गया 210। कौन सा सही है? सी वाला। ठोको भाई आंसर, ठोको, सी वाला सही है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका पोस्टमार्टम आपको करना आना चाहिए। एक एंगल वो देगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो पहले एक बार फिगर बना के आराम से उसका निकाल के बैठे रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मार्क्स जाना नहीं चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए। चलो भैया, कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपए पर बेचता है, ठीक है, खरीदा भी होगा तभी तो बेच रहा है। वस्तु ए की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा, वस्तु ए के बारे में बात हो रही है। उसका क्रय मूल्य होगा और उसका विक्रय मूल्य होगा। पहले आराम से समझ लो, शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं पहले, ठीक है। देखो, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और जितने पर बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। 384 रुपए में बेची गई, मान लो कि x रुपए में ये खरीदी गई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्रय मूल्य अपने आप का कितना प्रतिशत होता है? सर जी 100%। ध्यान से सुनिए, कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है। क्रय मूल्य जो है वो x है, अपने आप का 100% है, और वो कह रहा है कि तो उसे 20% की हानि हुई है। मतलब 100% का खरीद के लेके आया है और 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब 20% पैसा कमा नहीं पा रहा है। तो कितना कमा रहा है भैया? 80%। खरीद के लेके आया 100% का, 20% की हानि हो गई, नुकसान हो गया, 20% नहीं मिला, इसका मतलब 100 के बजाय कितना मिला? 80% मिला। सही है। अब जो हम समझाना चाह रहे हैं वो चीज समझना। सर जी अगर हम चाहें तो इस 384 को देख करके क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आराम से देखिए कैसे निकल रहा है। 384 ये कितने प्रतिशत का मान है? सर जी 80%। तो जितने प्रतिशत का मान रहे उतना नीचे पटको, और जितने प्रतिशत का आपको निकालना है उतने से गुणा कर दो। सर जी हम 100% का निकालना चाह रहे हैं तो 100% से गुणा कर दो, काम खत्म। ये प्रतिशत से प्रतिशत गया तेल लेने, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 चौक 32 और 8 अठाई 64, इसका मतलब 4 8 गुणे 10, तो उत्तर आ गया 480 रुपए। सही है। ये है इसका क्रय मूल्य, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बी वाला भी लगे हाथ निकाल लेते हैं। सर जी बी वाला देखो, अब थोड़ा आराम से, ठीक है। देखो कह रहा है कि जब वह वस्तु बी
को 400 में बेचता है, 400 में बेचता है। अब आराम से देखिएगा, यहां 400 है तो हम यहीं से डायरेक्ट निकालते हैं। सर जी 400 बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। इसका मतलब 100% का खरीद के लिए क्या है, 25% लाभ, 25% ज्यादा कमा रहा है तो 125% कमा रहा है वो, सही है ना। अरे भैया 100 का खरीद के लेके आया है, 25% ज्यादा का बेच रहा है, इसका मतलब 100 तो ले ही रहा है, 25 और ले रहा है तो 125 का मान है ये। कितने प्रतिशत का मान है, 125% का मान है सर जी ये। आपको कितने प्रतिशत का चाहिए, पहले तो क्रय मूल्य निकले 100% का मान, काम खत्म हो गया। ये शहीद, ये शहीद। सर जी यहां से 25, 25 पंजे, 25 चौका, 5 एकम, यहां से आ गया 80, तो 80 गुणे में 4 यानी 320 रुपए का सामान था। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दी रहे, कितने प्रतिशत का है उतना नीचे पटक दो, जितने प्रतिशत का मान निकालना है उतने से गुणा कर दो, फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये देखो, वस्तु ए का क्रय मूल्य 480 रुपए है, वस्तु बी का क्रय मूल्य 320 रुपए है। आगे देखो, कह रहा है कि यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 पर बेचे। पहले ये दोनों वस्तुओं का देखते हैं, ए प्लस बी का, एक तरफ क्रय मूल्य, एक तरफ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 852 रुपए, तो यहां हमने पटक दिया 852 रुपए। सर जी क्रय मूल्य कहां है, अरे भैया दोनों को जोड़ दीजिए, ये वस्तु ए का क्रय मूल्य है, ये वस्तु बी का क्रय मूल्य है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। 480 में 320 अगर मिलाएंगे तो कुल मिला करके 800 रुपए है। अब तो कह रहा है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है तो कितने प्रतिशत की हो रही है। तो सबसे पहले देखो, वस्तु खरीदी गई है 800 में, बेची जा रही है 852 रुपए में, 800 का खरीद करके 852 का बेचा जा रहा है, इसका मतलब 52 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए, सॉरी लाभ तो निकल गया, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे में सीपी यानी क्रय मूल्य, ठीक है, और गुणे में 100%, इसी पे पटक दीजिए उत्तर आ जाएगा। लाभ कितना है, 52 रुपए का लाभ हो रहा है, सीपी है 800 और गुणे में 100%। 2 जीरो यहां से शहीद हो गया, 4 से कट रहा है, यहां से 13 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, इसका मतलब 13/2, 13/2% लाभ हो रहा है या फिर 6.5%, चाहे 13/2% चाहे 6.5%, दोनों बराबर है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है प्रॉफिट हो रहा है 6.5%, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या फरमा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x का मान इतना है, y का मान इतना है, तो 1/x प्लस 1/y का मान बताओ। देखो 1/x प्लस 1/y का मान हमसे पूछा गया है, लेकिन x का मान ये वाला रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले x का मान छोटा करते हैं, जैसे x बराबर लिखा हुआ है रूट के अंदर 198 और गुणे में है 550। जब इसके बाहर कुछ ना रहे तो दोनों को आपस में गुणा कर दो, ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। अगर यहां देखो, यहां ये घनमूल है तो वर्गमूल वाला वर्गमूल के अंदर गुणा हो सकता है, घनमूल वाला घनमूल के अंदर गुणा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, तो हम इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं। 198 गुणे में 550 लिख सकते हैं। अब एक तरीका ये है कि पहले इन दोनों को गुणा कर लो, उसके बाद उसको गुणनखंड बना के तब सॉल्व करो, और दूसरा तरीका ये है, क्या जरूरत है उतना करने, इससे अच्छा हम टुकड़ा कर देते हैं। देखो 198 का जब करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 11, इतना ही आना चाहिए। 11 9 99 दूना 100, हाँ ये सही है। आगे ये है 2 और गुणे में 5, ये तो ये हो गया, गुणे में 5 गुणे में 11, इतना इसका आ जाएगा। देखो
198 का जो गुणनखंड है वो इतना आएगा और 550 का जो गुणनखंड है वो इतना आएगा। सही है। चलो अब जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे देखो यहां पर ये 2 है, यहां पर भी 2 है, इसका मतलब 2 हो गया बाहर। 3 देखो 2 बार है, यहां से ये बाहर आ गया। 11 देखो यहां है और यहां है, वो भी बाहर आ गया। और ये 5 भी बाहर है क्योंकि वो भी पेयर में है। अब गुणा करते हैं तो 5 का गुणा 2 में तो 0 आ गया और 11 तिया 33 यानी 330 आ गया। इसका आंसर आया है x का 330। ऐसे ही इसका भी करना है तो y का मान निकालते हैं। y बराबर सबसे पहले ये जो घनमूल है क्या हम एक साथ में कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। तो पहले घनमूल को एक साथ कर लेते हैं। लो भैया यहाँ छोटा सा 3 लिखना जरूरी है। वो 3 हमें ये बताता है कि जो नंबर 3 बार रहेगा वही बाहर आ पाएगा। ठीक, तो चलो 99 गुणे में 363, 99 गुणे में 363। अब सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। 99 का आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे में 11। 363 का आ जाएगा 3 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, अब कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब जो चीज 3 बार रहेगा वही एक बार बाहर निकलेगा। देखो यहाँ 3 जो है वो 3 बार है, 11 जो है वो भी 3 बार है। देख लो, इसका मतलब ये हो गया। तो y का मान आ गया 11 गुणे 3 यानी 33। y का मान आ रहा है 33 और x का मान आ रहा है 330। अब लाके यहाँ पटक दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, 1/x का मान है 330 और प्लस y का मान है 33। एलसीएम लेंगे इसका और इसका तो 330 आएगा। नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले में गुणा। 330 का पहाड़ा 330 में एक बार गया, एक का गुणा एक में करेंगे तो इतना ही आएगा। 33 का पहाड़ा इसमें 10 बार गया, 10 एक कम 10, तो इसका मतलब ऊपर आ गया 10 एक 11 और नीचे आ गया 330। ये तो कट रहा है, 11 एक कम 11 और 11 तिया 33, तो उत्तर आ गया 1/30। उत्तर आया है 1/30। लेकिन ये तो दशमलव में है तो दशमलव में बनाते हैं। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आता तो आप ऐसे कर लो, 1 लिखा हुआ है ना, 0.0000 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से भाग देना है, 1 में पहाड़ा नहीं जाएगा। ठीक, दशमलव पहले नोट करो, नोट हो गया। अब हमें एक अंक और मिला, 10 हुआ 10, फिर नहीं पहाड़ा जाएगा, फिर ऊपर 0 बढ़ाओ तब एक अंक और मिलेगा। अब कितना हो गया? 100। अब ये कितनी बार पहाड़ा जाएगा? 3 बार जाएगा। 30 तिहाई 90 होता है। फिर हमारे पास घटाने के बाद 10, अब इसके बाद फिर 100 हो गया, फिर 3 बार जाएगा, फिर उसके बाद 90, फिर 10 बच गया। अब यहां से 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा। देख लो बार किस पे लगना चाहिए वो आराम से देखो। उत्तर कितना? 0.03 पर बार होना चाहिए। किस पर बार होना चाहिए? 3 पर। 0.3 पर बार नहीं होना चाहिए। 0 देखो रिपीट नहीं कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। तो जो चीज बार बार आता है उसी पर बार लगता है भैया। 3 पे लगेगा, सिर्फ 3 पे। देखो ऑप्शन तो ये सही है लेकिन बार सही जगह नहीं लगा हुआ है। इसका आंसर फाइनल होगा 0.3 पर बार होना चाहिए, सिर्फ 3 पर बार होना चाहिए, 0 पर नहीं। ठीक है, चलो ये तरीका है। पहले x का आंसर y का आंसर निकाल करके यहां पटक दिया गया, राइट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि यदि f, v और e क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा फिगर होता है जिसमें जो चीज नीचे बना होता है वही चीज ऊपर बना रहे। ठीक है, जैसे आपका सिलेंडर है, सिलेंडर जो चीज सर्कल नीचे है वही सर्कल ऊपर, इसका मतलब वो प्रिज्म है। सही है। कोई भी चीज, जैसे आप रूम में बैठे हो, जो नीचे बना है वही ऊपर बना है। नीचे आयत है तो ऊपर भी आयत है, नीचे वर्ग रहेगा तो ऊपर भी वर्ग रहेगा। अगर नीचे त्रिभुज है ऊपर भी त्रिभुज है तो उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म यानी त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक, और पिरामिड क्या होता है? वो नीचे कुछ भी हो लेकिन सब लोग ऊपर जाके एक बिंदु पर खत्म हो जाते हैं, एक वर्टिक्स पे खत्म हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पिरामिड। ठीक, चलो भैया हमारे पास त्रिभुजाकार प्रिज्म है, चलो हम ऐसे ही बना दे रहे हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म। जो चीज नीचे
वही चीज ऊपर भी होना चाहिए। ये है त्रिभुजाकार प्रिज्म। ठीक, अब देखो कह रहा है कि इसमें फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं, यानी एफ, वी और ई। तो इसमें तो किसी का मान नहीं पता है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है किसी का मान निकालना। जब आपको फिगर पता चल जाए ना तो उसमें कितने फलक हैं, कितने वर्टिक्स हैं, कितनी एज है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले फलक देखो ध्यान से, फेस कितने रहेंगे। आप जिस रूम में बैठे हो वहां देखो नीचे क्या है, नीचे एक आयत है, आयत में कितनी भुजा होती है, 4। तो भुजा पर पूरा डिपेंड करता है, भुजा कितनी है, भुजा कितनी है पूरा डिपेंड इसी पर। भुजा जितनी रहेगी वही मेन है, और वो भी नीचे वाले से पता चलेगा। नीचे आयत है, 4 भुजा। अब हम यहां से सारी चीजें निकाल सकते हैं। इस 4 में सिर्फ आपको 2 जोड़ना है। इस 4 में सिर्फ 2 जोड़ दो, फलकों की संख्या है, चाहे जो भी फिगर रहे, नीचे पेंटागन रहे, हेक्सागन रहे, ऑक्टागन रहे, सेप्टागन रहे, कुछ भी रहे, बस खाली नीचे वाले देख लो क्या फिगर बना हुआ है, उसमें कितनी भुजा है। जैसे हमारे फिगर में 3 भुजा है ना नीचे, यानी n का मान आ गया 3। बस अब हम सारी चीजें यहां से निकाल सकते हैं। फेस में क्या करना है, n में 2 जोड़ देना है, n में 2 जोड़ देना है, n में 2 आपको जोड़ देना है। भुजाओं की संख्या कितनी है, 3, तो 3 धन 2, यानी ये तो हम लिख करके बता रहे हैं, वैसे डायरेक्ट आपको करना है। फेस जो रहेंगे वो 5 रहेंगे। आप देख लो आपके रूम में नीचे जो बना है 4 भुजा है, इसका मतलब 6 फलक है। देख लो 4 साइड में, ऊपर नीचे, सही है। अब तो फेस का मान हो गया 5, एफ का मान हो गया 5, वी का मान कैसे निकलेगा, वर्टेक्स का मतलब कोना, कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। जितना है नीचे जितनी भुजा है उसका डबल कर दो, आंसर हो जाएगा। वर्टेक्स उसका डबल, यानी जितना n है उसमें 2 से गुणा करना है, बस 2 गुणे में n। तो बस n का मान हमारे में 3 है, तो 2 गुणे में 3, यानी v का मान जो आ गया वो आ गया 6। सही है, इतना ही आसान है। आप देख लो आपकी कितनी भुजा है, 4, डबल कर दो 8, देख लो 8 कोना होगा, 4 ऊपर 4 नीचे, सही है। अब चलो एच का मतलब होता है कोर यानी किनारा, 1 2 बहुत सारी कोन है ना। अब हमारे में n है, जितना रहेगा उसमें 3 से गुणा करना है, जितना रहेगा उसमें 3 से गुणा करना है, खत्म। हमारे n का मान 3 है और 3 से गुणा करना है, तो उत्तर आ गया 9, उत्तर आ गया 9, यानी ई का मान आ गया 9। अगर आप करना चाहते हो जिस रूम में बैठे हो वहां कितनी भुजा है, n कितने हैं, 4, तो 3 से गुणा कर दो 12, देख लो 12 कोर होगी, 4 ऊपर 4 नीचे 4 साइड में, सही है। बहुत ही आसान है, ये फार्मूला बन गया है, नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला है। अगर कभी भी कोई भी फिगर है, प्रिज्म है, तो आप नीचे जो भी बना है उसमें देख लो कितनी भुजा है। भुजा का डबल करोगे वर्टिक्स, 3 गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, एज बन जाएगा, और अगर भुजा में 2 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा फेस। इसका मतलब इस फिगर में एफ का मान 5 है, वी का मान 6 है और ई का मान 9 है। तो कह रहा है कौन सा संतुष्ट करता है, बस लाके यहां पटक दो। जैसे देखो एफ का मान 5 है, वी का मान 6 है, ई का मान 9, यहां रखते हैं। 4 गुणे में एफ का मान है 5 प्लस 2 गुणे वी का मान है 6 माइनस 3 गुणे 9, यहां से उत्तर 6 आना चाहिए। तो देखते हैं ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 12, 20 में 12 जोड़ेंगे कितना हो गया 32, और 32 में से 27 घटाना है, तो 32 में से 27 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 5, उत्तर आएगा 5। 5 क्या 6 के बराबर है, इसका मतलब ये सही नहीं है। इसमें देखते हैं 2 गुणे में एफ का मान 5 है, 3 गुणे में वी का मान 6 है और यहां से 9 है। देखते हैं ये 10 है, ये 18, 28 हो गया भैया, 2 पंजे 10 और ये 18, 18 10 28, 28 में से 18 निकालना है, इसका मतलब 10, उत्तर कितना आएगा 10। देख लो ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसका मतलब बराबर है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। बाकी आप देखिएगा सब गलत है, सही है। लेकिन जो चीज यहां से इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिएगा कि ऐसे निकाला जाता है फेस, वर्टिक्स, एज, ठीक है। और बाकी इसमें एक क्वेश्चन यूलर्स फार्मूले पे आता है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये है फार्मूला, कंपलसरी आपको हर हाल में ये याद होना चाहिए, यूलर्स चचा का फार्मूला।
इसमें कोई दो आपको दिया जाएगा, एक पूछा जाएगा, तो ये फार्मूला लगा करके निकाला जाएगा, F प्लस वी बराबर E प्लस 2। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि P बराबर इतना है देन P इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। यदि P बराबर इतना है, मानक रूप में निम्न द्वारा है, तो P को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आराम से देखिएगा। P का मान जो है वो 12.34 गुणे में 10 की घात 10 है, माइनस में है 5.67 और गुणे में है 10 की घात 9। एक तरीका यह है कि इन सबको गुणा करो, इन सबको गुणा करो, उसके बाद घटा के मानक रूप में लिख करके आंसर बता दो। ठीक, दूसरा तरीका यह है कि कॉमन लेकर के, दूसरा तरीका यह है कि हम कॉमन लेके निकाल सकते हैं। जैसे ये कॉमन लेके अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो भैया, जैसे देखो यहां पर 10 की घात 10 है, 10 की घात 9 है, जो छोटी पावर होती है वो उतना ही कॉमन होता है, तो 10 की घात 9 छोटा है, इसका मतलब 10 की घात 9 हमने कॉमन ले लिया। यहां पर बचेगा क्या, 12.34 गुणे 10 की घात 9 है, यहां 10 की घात 10 थी, तो एक बार अभी 10 की घात 1 बचा हुआ है, सही है, माइनस में 5.67 बचा हुआ है, और बाकी ये तो कॉमन हो गया। अब 10 की घात 9 जो बाहर है उसको हम पटक देंगे, 10 की घात 9, यहां देखो ये 10 है, 10 से इसमें गुणा करना है, तो अगर गुणा करते हो तो दशमलव इधर से इधर जाता है, सही है, तो आपका उत्तर आ गया 123.4 और माइनस में है 5.67। पहले इसको घटा लेते हैं, 10 की घात 9 नोट किए रहते हैं, इसको घटाने का तरीका आसान है, 123.4 और 5.67, घटाने और जोड़ने में दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, जहां कुछ नहीं है वहां 0 बढ़ा लेंगे, तो 10 में से 7 गए, यहां से 3 आएगा, यहां 13 में से 6 गए 7 आएगा, और यहां से ये 12 में से 5 गए 7 आएगा, यहां से 1 आएगा और यहां से भी 1 आएगा, तो हमारे पास आ गया 117.73। ये आ रहा है 117.73, लेकिन ये कह रहा है कि मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में लिखते हैं। देखो सबसे पहले इसको लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो, इतना गुणे 10 की घात 9, ये आ गया, ये बाहर है भैया, ये चीज बाहर है। ठीक, मानक रूप क्या होता है, मानक रूप का मतलब दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब जीरो को छोड़ करके कोई भी अंक रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 में से कोई भी हो सकता है। तो सर जी इसका मतलब यह है कि दशमलव को यहां खिसकाना है ना, तो हमने लिख दिया पहले ही, लो, और आपको पता है कि अगर दशमलव बाएं साइड खिसकता है, बाएं साइड चलता है, तो 10 की जो घात है वो बढ़ती है, और अगर दाहिने साइड चलता है तो 10 की घात जो है वो कम होती है। चलो कितना अंक हमने खिसकाया, 2 अंक, इसका मतलब 2 इसमें बढ़ा दो, तो 10 के बजाय ये हो जाएगी 11। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, 1.1773 गुणे 10 की घात 11। पहले 10 की घात 11, यही पहला वाला ही सही है भैया, सही है, 1.1773 इंटू 10 टू द पावर 11, ये पहला वाला सही है। मानक रूप आपको पता है कैसे किया जाता है, वो हमने आपको बता भी दिया। चलो भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए। ये विषय है, ये उनके मार्क्स हैं, अंग्रेजी में इतना है, हिंदी में इतना है, गणित में इतना है, विज्ञान में इतना है, सामाजिक विज्ञान में इतना है। तो क्या कह रहा है कि यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है, तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। बहुत ही आसान है, कोण बराबर, अगर आप चाहो तो फार्मूला लिख लो भैया, कोण अगर निकालना हुआ इसमें पाई चार्ट में, अगर कभी भी आपको कोण निकालना हुआ तो फार्मूला होता है 360 बटे में कुल अंक हम लिख दे रहे हैं, या कुल संख्या, जो भी आपको लिखना है वो लिख लो, गुणे में जिसका आप कोण निकालना चाहते हो। जैसे अगर हिंदी का निकालना है तो हिंदी से गुणा करेंगे, गणित विज्ञान का, ऐसे सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, चलो अब हम डायरेक्ट इसका कर देते हैं भैया, ये मिटेगा नहीं, ऐसे ही मिटाना पड़ेगा। लो भैया, तो कोण बराबर क्या हो गया, अभी भी बताए हैं, कोण 360 ऊपर रहेगा,
टोटल कितना है? अच्छा, सबसे पहले इसको टोटल करते हैं, जोड़ते हैं भैया। 4 2 6, 6 6 12, 8 20, इसका मतलब 2 हासिल। 9 8 17, 17 9 26, 17 9 26, 26 8 34, 6 40, इसका मतलब 400। टोटल अंक कितने हैं? 400। ये 400 यहां पटकेंगे और किसका निकालना है? गणित में, यानी गणित का गुणा कर देंगे। गणित कितना है? 96। बस यही है, ठीक है। जब भी कभी भी किसी का कोण निकालना रहे, 360 टोटल होता है, इसलिए 360 ऊपर रहेगा। नीचे आपके पास टोटल संख्या कितनी है वो नीचे रहेगा, और गुणे जिसका आपको निकालना है, हिंदी का निकालना है तो हिंदी से गुणा, गणित का निकालना है तो गणित से, विज्ञान का निकालना है तो विज्ञान से गुणा कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 0 1 0 से शहीद हो गया। 4 9 36, 4 दहमा 40, ठीक। 9 6 54, हासिल 5, 9 9 81, 5 86, बटे में 10। 10 से भाग और गुणा करना आसान है, इसलिए काटे नहीं, ठीक है। बस दशमलव यहां से उड़ करके इसके बीच में आ जाएगा, इसका मतलब 86.4। ये है फाइनल आंसर। इतने अंश का कोण बनेगा 86.4। कौन सा है भैया? ऑप्शन सी वाला सही है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा, नहीं तो देखो मिल रहा है 8 4 6 उसमें भी है, 8 4 6 इसमें भी है। ये ना कहिए कि इधर उधर करके गलत कर दें, ऐसा ना करिएगा। तो यहाँ से कोण निकालने का फार्मूला आपको पता चल गया कि कोण बराबर होता है 360 ऊपर, टोटल संख्या नीचे, जिसका निकालना है उससे गुणा कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या फरमा रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक क्या निकालना है? मोड निकालना है, माध्यिका यानी मीडियन निकालना है, और परिसर, इन सब का क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले बहुलक निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं और परिसर। सबसे पहले जो भी डेटा दिया रहा है उसको अरेंज करना होता है, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आपसे माध्यिका पूछी जाए तो माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला नंबर, और बीच वाला तभी बताना है या तो डेटा आपका बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं बढ़ते क्रम। सबसे पहले 7, फिर उसके बाद 8, ये 7 और ये 8 हो गया। अब किसका नंबर आएगा? 9 10 11, 9 10 11। 11 हमें 2 बार दिखाई दे रहा है तो हमने 11 को 2 बार लिख लिया। और है इसके बाद 12 तो नहीं है, चलो 13 14 15 16, 13 14 15 16, 17 भी दिखाई दे रहा है, 17 23। एक बार लिखने के बाद जरूर जोड़ लीजिएगा कि आपने पूरा नंबर नोट किया कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। हमें क्या निकालना है? बहुलक, मोड। बहुलक, बहुलक एक ऐसी संख्या होती है जो अपने डेटा में सबसे ज्यादा बार आई हो। तो इस डेटा में, इस आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार 11 आई है, तो हमारे बहुलक का उत्तर हो गया 11। माध्यिका यानी मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका क्या होता है? माध्यिका बीच वाली संख्या होती है, एकदम बीच में। अगर बीच में कोई नहीं है तो दोनों पड़ोसी को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, उत्तर। जैसे बीच में कैसे निकालते हैं? सर जी 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 1 इधर चला गया है, किधर चला गया, बीच में तो कोई नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे? इस बीच में कोई नहीं है तो हम इन दोनों पड़ोसियों को जोड़ देंगे। तो हमारा उत्तर आ गया 11 और प्लस में 13, और 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो 13 और 11 हो गया 24, 24 में 2 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 12। ऐसे ही करिएगा, कोई फार्मूला वगैरह मत लगाइएगा, हमेशा 3 3 काटते चले जाओ, बीच में जो बचेगा वही हमारा आंसर। बीच में कोई नहीं बच रहा है तो दोनों पड़ोसी को उठा करके जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, उत्तर। चलो अगला क्या है? परिसर यानी रेंज, रेंज यानी परिसर। ये क्या होता है? परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर, काम खत्म। सबसे बड़ा देखो 23 है, सबसे छोटा 7 है, इसका मतलब 23 माइनस में 7, तो उत्तर में आ गया 16। अब ये तीनों आ चुका है, 1 2 3। इसका कह रहा है माध्य बताओ, यानी समांतर माध्य बताओ। समांतर माध्य का फार्मूला होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल यानी 11 12 और 16 जोड़ना है, तो 11 धन 12 धन 16
बटे में कुल कितने लोग हैं उतने लोगों से भाग देना है। 1 2 3, इसका मतलब 3 से भाग देना है। चलो 11 12 हो गया 23, 23 में 16 39 हो गया और बटे में 3, तो काट पीट करके उत्तर आ गया 13। फाइनल आंसर हो गया 13। कौन सा सही है भैया? पहला वाला ऑप्शन सही है 13। ठीक है, 13 3 39, अरे कटेगा तो 13 ही तो आएगा। तो यहां से सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि 1 नंबर आपको लेना है हर हाल में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है जहां पी क्यू आर अभाज्य संख्या है तो हमें इसका मान बताना है। मान किसका बताना है? p प्लस क्यू माइनस 2r का। जब तक पी क्यू आर का मान नहीं पता रहेगा तो यहां पटकेंगे कैसे? तो इस पी क्यू आर को निकालने के लिए सबसे पहले ये चीज आपको देखना पड़ेगा, इसका गुणनखंड किया गया है। तो हम 31 36 32 का गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 13 हो गया, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा। अच्छा कितनी बार कटेगा वो आपको पता चल जाएगा, या तो 2 बार या तो 5 बार या तो 4 बार। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप काटते जाओ। 2 सते 14, 2 अठे 16 और यहाँ से 2 चौक 8, 2 अठे 16। ठीक, चलो फिर 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, यहाँ से 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 9 18, 2 छक 12, यहाँ से फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 अठे 16, 2 एकम 2, अब 3 से काट दो, 3 त्रिका 9 और यहाँ से 3 दूनी 6, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 3 सते 21, फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और यहाँ से पहाड़ा नहीं जाएगा, 3 अठे 24, 3 9 27, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, अब ये 11 से कटेगा। लो भैया ये आ गया है। इसका मतलब ये आया कि हमारा उत्तर जो आ रहा है, देखो आराम से देखो, 2 कितनी बार आया है? 5 बार। हम 2 की घात 5 लिखेंगे गुड़े। 3 कितनी बार आया है? 4 बार। इसका मतलब 3 की घात 4 लिखेंगे। और यहाँ 11 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 11 की घात 2 लिखेंगे। सही है। अब ये वाला और ये वाला दोनों तुलना करेंगे, जिसकी घात बराबर है वो p, जिसकी घात बराबर है वो q, जिसकी घात बराबर है वो r, यानी सबका मान निकालेंगे। अब देखो आराम से देखो, ये नहीं कि p के नीचे 2 है तो 2 आंसर, नहीं भैया ऐसा नहीं। घात देखेंगे, घात देखो, यहां पर 2 घात है, यहां पर 2 घात है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब p का मान 11 आ रहा है। सही है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। p का मान 11 आ रहा है। देखो यहां पर ये घात है 5, ये घात है 5, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो q का मान 2 आ रहा है, q का मान 2। ये घात है 4, ये भी घात है 4, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो r का मान 3 आ रहा है। बस ये चीज वहां ले जाकर के पटकना है। चलो भैया देखते हैं, p का मान 11 है, q का मान 2 है, r का मान 3 है, तो यहां से 11, 2 माइनस 2 गुणे में 3, तो यहां से 11 और 2 हो गया 13, माइनस में ये 6, यानी उत्तर आ गया 7। फाइनल आंसर है 7। समझ में आया? कुछ आराम से करिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बाई विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इतना। किस संख्या से इतने को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल इतने का व्युत्क्रम प्राप्त हो। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अच्छा ध्यान से सुनो, किस संख्या से, मान लो कि वो संख्या x है, x से गुणा किया जाए इसमें, ठीक है, -1/4, इसकी पूरी की घात है -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल यानी उत्तर इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब पहले समझ लो, जैसे अगर कोई कहे 3/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो इसका व्युत्क्रम होता है ऊपर 5 नीचे 3। इसी व्युत्क्रम को, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3/5 का व्युत्क्रम। लो भैया सर जी इनवर्स बोला जाता है, व्युत्क्रम बोला जाता है, यानी -1। अब ये क्या लगा हुआ है, आराम से देखो, अगर किसी भी संख्या की घात माइनस है तो अंदर का मटेरियल पलट दो, घात पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर ये 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो ये घात हो गई पॉजिटिव। प्लस लिखो या ना लिखो,
वन घात लगाओ या ना लगाओ, इसका मतलब ये फाइनल है, फालतू है, खत्म है, 5/3। सही है। तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, किसी का इनवर्स या प्रतिलोम जो होता है वो -1 पावर होती है। ठीक है, लगा दें। कह रहे इसका व्युत्क्रम, देखो इसका क्या लिखना है, व्युत्क्रम। तो आराम से देखो, -7/4 है, इसकी घात है -1, ये पहले से लगा हुआ है। इसका व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम लिखने से पहले आपको पता है कि ये माइनस लगती है। सही है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, आप इसको पलट दो, बस काम खत्म। सही है। चलो अब आराम से देखो, x गुणे में ये -1 है ना, -1 है, इसको पलट दो तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा -1। अब घात लगाओ दो, +1 लगाओ ही ना भैया, काम खत्म। देखो घात की घात क्या होती है, आपस में गुणा होती है। हमने पहले अंदर वाला मटेरियल नोट किया और बाहर वाली घात देख रहे हैं, माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस, 1 का गुणा 1 में तो 1, इसका मतलब +1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है x गुणे में 4/-1 और यहां से -7/4। सही है यहाँ तक। ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा, तो x बराबर -7 गुणे में -1 बटे में 4 गुणे में 4। इस माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो हो गया प्लस, 7 का गुणा 1 में हुआ तो 7, और नीचे आ गया 4 चौक 16। इसका मतलब x का फाइनल आंसर हो गया 7/16। ठीक है, 7/16 पहला वाला आंसर सही है आपका, 7/16। इस चीज को और शॉर्ट में भी बताया जा सकता था, आप चाहो तो देखो, एक बार उल्टा है, -1 है ना, देखो लिखा हुआ -1 हमें ये बताता है किसी चीज को पलटना है, और व्युत्क्रम भी हमें ये बताता है पलटना है। तो सर जी किसी चीज, ये सीधी चीज को पलटना है, फिर पलटना है, तो ये सीधा हो जाएगा। मतलब ये चीज और ये चीज दोनों आपस में कट गए, तो हमारा फाइनल आंसर -7/4 ही है। देखो हमने सॉल्व किया -7/4। ये सब फालतू बस खाली आपको समझाया गया, अगर वो चीज आप समझ गए तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, चलो भैया आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि S is a point on side PQ of a triangle PQR such that RS, PS, QS तीनों बराबर हैं। If QPR 15 है, then find the value of इतना। किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर S बिंदु इस प्रकार है। चलो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज। चलो भैया ये त्रिभुज बन जाए खूबसूरत सा, लो ये त्रिभुज बन गया जिसका नाम है PQR। ये इसका नामकरण हो गया है। ठीक, QR की भुजा PQ पर, ये PQ भुजा पर S बिंदु इस प्रकार स्थित है, यहां पर कहीं पर S है, मान लो कि ऐसे ही S यहां पर है, स्थित है कि RS RS कहां है सर जी, ये है RS। अच्छा चलो इसको पहले मिलाना है, ठीक है मिला दे रहे हैं। चलो भैया ये मिल भी गया। कह रहा है कि RS PS और QS, RS PS QS ये तीनों आपस में बराबर हैं। अच्छा, ये बहुत रोल होता है अगर बराबर हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख बना कोण भी बराबर होता है, और अगर छोटा बड़ा कोण है तो उनके सम्मुख भुजा जो रहेगी वो भी छोटी बड़ी, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा और बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा रहती है। चलो ये तीनों बराबर हैं। यदि, अच्छा सबसे पहले ये चीज समझ लो, ये तीनों बराबर हैं। अगर हम इस त्रिभुज में देखते हैं, इस त्रिभुज में देखते हैं तो इसके सम्मुख ये वाला कोण है, इसके सम्मुख ये वाला कोण है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर रहेंगे, इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर। ठीक, इसमें आ जाओ, इसके सम्मुख ये है, इसके सम्मुख ये है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, अब चलो क्या है, कह रहा है कि कोण QPR 15 है, QPR इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो 15 है। तो हमसे पूछा है कि इतने का मान बता दो, 2 गुणे में PQR माइनस में PRQ, इसका मान
बहुत ही आसान है। अगर ये कोण आपको पता है ना तो आप सारा कोण निकाल सकते हैं। देखो आराम से, ये 15 है, इसी के बराबर ये है, तो इसका मतलब ये भी 15 रहेगा। अब इस छोटे से नन्हे मुन्ने त्रिभुज में आप देख लो, नन्हे मुन्ने त्रिभुज में आप देख लो कि सर जी ये 15 लेके चला गया, ये 15 लेके चला गया, इसका मतलब 30 अंश लेके चले गए। 180 में से 30 खत्म हो गया तो इसको मिला है 150। सही है। अगर इसको 150 मिला तो पड़ोसी को मिलेगा 30 अंश। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 150 30। अब देखो आराम से, ये छोटा सा त्रिभुज है, इसमें एक कोण 30 अंश है, एक कोण 30 अंश है, बाकी जो दो कोण बच रहे हैं उनका मान बराबर है। एक 30 है, बाकी जो दोनों बच रहे हैं वो बराबर हैं। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, सर जी 30 प्लस में x बराबर में 180, ऐसे कर लो। या ओरल में सुनो, ओरल में जो चीज ओरल करने लायक रहे उसको ओरल किया करो। जैसे देखो त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है, जिसमें ये लेकर चला गया 30, 180 रुपए में से 30 रुपया गायब, अब बचा 150। 150 दो लोगों को बांटना है बराबर बराबर, तो 75 रुपया पड़ेगा। इसका मतलब इसका मान भी 75 है और इसका मान भी 75 है। खत्म हो गया, कहीं भी लिखा नहीं गया है, सब निकल आया। अब यहां पर पटक देते हैं, 2 गुणे पी क्यू आर, ये है P, ये है Q, ये है R, इसका मतलब यहां से 75 अंश। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि कैसे कोण निकाला जाता है ना, आप पेंसिल उठाओ, चलो पी क्यू आर देखो, पी क्यू आर, ये जो रेखा बन रही इसका झुकाव देख लो, बस वही। ठीक, तो यहां से 75 माइनस पी आर क्यू, ये है P, ये है R, ये है Q, पी आर क्यू, यहां से यहां तक फिर यहां तक। देखो इस रेखा का झुकाव कितना है, 15 और 75 मिला करके है, कोई एक नहीं है। 15 और 75 90, तो हम यहां पर पटक देंगे 90, बस काम खत्म। यहां से गुणा करेंगे 150 माइनस में 90, तो उत्तर में आ गया 60 अंश। खत्म हो गया भैया। 60 किस में है? ऑप्शन बी वाले में सही है, ये वाला। ठीक है, 60 अंश। समझ में आया? कहीं भी लिखना उखना नहीं है, नहीं तो लिखोगे 30 प्लस में x बराबर नहीं। ऐसे सोचो कि अगर इतना रुपया है, 30 रुपया निकल गया तो 150 रुपये बचेगा। 150 रुपये को दो लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो कितना कितना पड़ेगा? 75 रुपये, काम खत्म। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है तथा PQ एक किरण, अच्छा एक रेखा है। चलो ये रेखा हम खींच ले रहे हैं भैया, ये रेखा है AB, इसका नेम है AB। एक बिंदु P स्थित है, चलो मान लो यहां पर P है, तथा PQ एक किरण इस प्रकार है। अच्छा PQ एक किरण है तो P से एक किरण जाएगी। चलो यहां से देखो, मान लो ये है किरण, PQ एक किरण इस प्रकार है कि कोण QPA, यहां पर QPA इस कोण का मान 7x है। और आगे बोला है QPB इसका मान है 5x। तब 8x माइनस 10 का मान आपसे पूछा गया है, 8x माइनस 10 का मान पूछा गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, x का मान निकालो, जो x का मान आएगा वो यहां पटक दीजिएगा, आंसर हो जाएगा फाइनल। तो चलो ये कैसे निकलेगा? सर जी एक सीधी रेखा पर दोनों कोणों का योगफल 180 है, तीन कोणों का योगफल 180, जितने भी एक सीधी रेखा पर कोण बनते हैं उन सभी का योगफल 180 होता है। तो यहाँ दो ही कोण हैं, इसको भी ओरल किया जा सकता है, लेकिन चलो समझाने के लिए पहला कोण दूसरा कोण बराबर में 180 अंश। 7 गदहा 5 गदहा कुल मिला के हो गए 12 गदहा बराबर में 180। तो x बराबर हो गया 180, ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा 12। काटो भैया 6 से, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब फिर कट रहा है 2 से, इसका मतलब उत्तर आ गया x का मान 15। कट रहा है ना, तो x का मान यहाँ पटक दो, तो 8 गुणे में 15 माइनस में 10, पहले गुणा 120 माइनस में 10, उत्तर आ गया 110। कौन सा सही है? बी वाला सही है, 110। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था इसमें, बस खाली इन दोनों का योगफल आपको निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है
कि 12,000 रुपए की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्ष में इतना रुपए हो जाती है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज जो है एक साल में 2 बार लगता है। ठीक, वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आपको फार्मूला पता है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 होल पावर एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितनी बार ब्याज लग रहा है वो चीज। आप चाहे टी लिखो चाहे एन लिखो, लेकिन सबसे सही जो है वो एन है, कितनी बार ब्याज लग रहा है। ठीक, चलो देखो, ये इतना रुपए था और इतना रुपए हो गया, इसका मतलब अमाउंट जो है 15,972। प्रिंसिपल 12,000 रुपए, 1 प्लस रेट आपको नहीं पता है, रेट आपको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं, माना दर बराबर है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलेगी, वो चीज देख लीजिएगा, आर प्रतिशत है। हमने मान लिया कि दर जो है वो आर प्रतिशत है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर आर प्रतिशत अभी लिख रहे हैं, पहले यहां पर ये कह रहा है कि अर्धवार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक। ये जो हमने माना है वो एक साल में आर प्रतिशत, एक साल पूरा होगा तो आर प्रतिशत मिलेगा, और ये कह रहा है अर्धवार्षिक, इसका मतलब आधा मिलेगा, आधा। तो यहां रेट क्या लिखा जाएगा, आर बटे में 2 लिखा जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये हो गया। एन, कितनी बार आपको ब्याज मिलेगा, तो सबसे पहले ये देखो, एक सही 1/2, एक सही 1/2, इसका मतलब ये लिखा हुआ है एक साल पूरा आधा साल और, यानी 1.5 साल में, 1.5 साल में 6 महीने पे एक बार, 12 महीने पे 2 बार, तो 18 महीने में 3 बार लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां लगेगा 3। सही है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 15,972 है ना भैया, हाँ 15,972 बटे में 12 इतना हो गया, बराबर। ये देखो नीचे आ जाएगा 200 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 200 हो जाएगा, तो हम इसको 1 प्लस आर बटे में 200 और यहां से 3, ये 12 से कट रहा है, हम इसको काट दे रहे हैं, तो यहां से आ गया 1000, ये 12 से कट रहा है तो 12 एकम 12, हासिल 3 39, 12 3 36, 3 37, 12 3 36, 1 12 एकम 12। इसका मतलब ऊपर जो आया है वो 1331 आया है और नीचे जो आया है वो 1000 आया है, बराबर में है 1 प्लस आर बटे में 200, बटे में है 200, इसकी पूरे की पावर है 3। जब ये 3 इधर आएगा तो क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो ये 11 का क्यूब है तो हम 11 लिख दिए, और ये 10 का है तो हम इसको ऐसे लिख करके 3 घात लगा दिए। सही है, 11 को 3 बार गुणा करोगे इतना ही आंसर आएगा, 10 को 3 बार गुणा करोगे इतना ही आंसर आएगा, बराबर में 1 प्लस आर बटे में 200 और घात है 3। ये घात इधर इधर कैंसल हो गई। अब हमारे पास जो बचा हुआ है उसको देखते हैं। अब हमारे पास 11/10 और इस एक को इधर बुला लेते हैं, लो भैया, बराबर में आर बटे में 200। सॉल्व करते हैं, 10 एकम 10 यानी 11 माइनस 10 बटे में 10 बराबर में आर बटे में 200। ये 1 बटे में 10 है बराबर में आर बटे में 200। आप चाहें इसको इधर करो तब काटो या फिर डायरेक्ट काटो, चलो हम डायरेक्ट नहीं इधर करके तब काट रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर बराबर आ गया 20%। रेट कितना है, 20%। सही है, अब चलो आगे। कह रहा है कि वही राशि उतने ही समय में, समय इतना ही रहेगा, राशि वही रहेगी 12,000, ब्याज दर से कितनी हो जाएगी, अमाउंट आपसे पूछा गया है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, मतलब एक साल में लगती है। ठीक है, अब चलो देखो आराम से देखिएगा, प्रिंसिपल है 12,000,
समय है 1 सही 1/2, इसका मतलब 1 साल पूरा है, फिर आधा वर्ष है। तो जब कभी भी ऐसा रहे तो हमेशा 2 बार लिखते हैं। पहले साल का पूरा लगेगा, पहले साल का ब्याज कितना लगेगा, 20%। ठीक, लेकिन आधे साल का ब्याज कब लगेगा, आधा लगेगा भैया, 10% मिलेगा आपको आधे साल में। तो 1 + 10/100। अब इसी को सॉल्व करना है तो 12,000 गुणे में, देखो यहां से ये शहीद हो गया, यहां से आप चाहो तो डायरेक्ट काट सकते थे। अच्छा चलो ये हटा दे रहे हैं भैया, ये हट जाओ, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। चलो 1 + 1/5 और यहां से एक 0 कट गया तो 1 + 1/10। इनको डायरेक्ट करना आपको आना चाहिए, डायरेक्ट तो आता ही होगा। 5 एकम 5 1 6, ठीक है, तो 6/5, फिर गुणे 10 एकम 10 1 11, सही है। चलो काटते हैं, 0 से 0 शहीद हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 हासिल, 5 चौक 20, इतना आ गया। 240 गुणे में 6 गुणे में 11। आप चाहो तो इकाई के अंक से कर सकते हो, नहीं तो अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे कर दो। चलो 11, अभी ये यहाँ से 6 चौक 24, हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, ठीक है। अब चलो गुणा करते हैं, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से इतना, 15,840 रुपये हो जाएगा। कौन सा सही है भैया, पहला वाला सही है। ठीक, तो ये है तरीका, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव भी था, समझने वाला भी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो a - b का मान बताओ। देखो a - b का मान पूछा गया है ना, a का मान पता है ना b का मान, तो सबसे पहले यहाँ इसका यूज करके a और b का मान निकालते हैं। देखो इधर वाला जो है ना वो 2 टुकड़ों में टूट गया है, यानी गुणनखंड करना है। गुणनखंड अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, द्विघात समीकरण होता तो हम कर सकते थे, द्विघात समीकरण से भी किया जा सकता है, लेकिन उससे टफ है। अब कॉमन ले लो, क्या करो, कॉमन ले लो। तो चलो कॉमन लेते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये इसको कॉमन लेकर के 2 टुकड़ा बनाना है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ। तो इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा कि किसमें किसमें कॉमन निकल रहा है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बस खाली लिख रहे हैं। देखो 5x², इसको एकदम लास्ट में फेंक रहे हैं, इसको एकदम लास्ट में, -20x प्लस में 2xy और माइनस में 8y, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो यहां से 5 हो गया कॉमन, x भी हो गया कॉमन, तो x एक बार बचा, 5 का पहाड़ा 20 में 4 बार गया। यहां से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, y कॉमन है, इसका मतलब x बचा, माइनस 2 का पहाड़ा 8 में 4 बार गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट बराबर आ गया, इसका मतलब एक बार इसमें कर दो और 5x + 2y बराबर में देखो, बराबर में देखो लिखा हुआ है x + a, bx + 2y। अब तुलना करना है, तुलना करना है। देखो ये चीज इस वाले के बराबर है, इसका मतलब ये जो फालतू है x और x, ये b की जगह पर 5 लिखा हुआ है, सही है, तो b बराबर 5 आ गया। इसमें देखो, इसमें ये x बराबर है, यहां क्या बच रहा है, प्लस का a, प्लस लिखते नहीं है। यहां क्या बच रहा है, माइनस का 4, इसलिए -4 लिखेंगे। हमने यहां प्लस a नोट किया, यहां -4, तो a बराबर -4, बस काम खत्म हो गया। ले चलो वहां पे पटक देते हैं। a का मान है -4, माइनस b का मान है 5, तो -4 और -5 कुल मिल करके हो गए -9। कौन सा सही है, ऑप्शन ये वाला सही है, -9। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस खाली आपको फैक्टराइजेशन आना था, यानी गुणनखंड करना आना था, कॉमन लेना आना है तो आएगा ही क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, और देखो ये क्या लिखा हुआ है, और देखो राव लिखा है, नहीं भैया और होना चाहिए था। c बराबर इतना है, ये क्या हो गया, तो इतना बराबर इतना है, ये उल्टा पुल्टा क्या हो गया,
बड़ी दिक्कत है, सब इधर उधर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। इंग्लिश वाला देख लो, हिंदी वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो बताओ 5p प्लस क्यू प्लस सॉरी माइनस आर का मान। देखो हमसे जो पूछा गया है वो 5p प्लस क्यू माइनस आर, इसका मान पूछा गया है। तो जब तक p नहीं, q नहीं, r नहीं, तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। तो हमारा मेन एम है p q r का आंसर निकालना। तो जब ये निकल जाएगा उसके बाद हम यहाँ पटक करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले a का मान ये है, b का मान ये है, c का मान ये है। ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सॉरी माइनस c का मान उतना है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं a प्लस बी और माइनस c का मान। a का मान है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस b का मान, b कितना है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस c का मान कितना है 3y y माइनस 4x स्क्वायर y। ये इस चीज में रख दिया गया है। कुछ लोग कहेंगे कि यहां पर तो इसका मान दिया गया है, हाँ दिया गया है, अभी रख रहे हैं, अभी तुलना करेंगे, पहले ये अपना सॉल्व करते हैं। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में तो इतना आया, इसका गुणा इसमें तो माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा इसमें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें तो 2x स्क्वायर माइनस 3y का y में तो 3y स्क्वायर हो गया। इस माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो गया, 3 चौक 12 और x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर ये छोटा हो रहा तो और छोटा कर देंगे। जैसे देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, लेकिन यह माइनस है, ये प्लस है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। वाई स्क्वायर अकेला है तो माइनस 3y स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 12 ये है, एक ये है, तो कुल मिला के हो गया 13। 13 में से 3 निकल गया तो बचा 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब उसी को इसके नीचे लाके पटक देते हैं। हमारे पास है पी एक्स स्क्वायर, चलो चाहे इधर लिख दें, चाहे इधर लिख दें, चाहे इधर लिख दें, चलो हम नीचे ही लिख देते हैं पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर। आगे है प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आगे है प्लस का आर वाई स्क्वायर। ये चीज हमने नोट कर दिया। अब हम यहां से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, इसका मतलब p इधर बच रहा है, इधर माइनस बच रहा है, तो p का मान -1। माइनस खाली अकेला नहीं लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा उसके साथ में। यहाँ r की जगह पे कितना है माइनस का 3, यहाँ प्लस r है, यहाँ -3 है, तो r का मान -3। इसी तरीके से q देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, q बराबर आ गया 10। बस हो गया। ये तीनों उठाओ वहां ले जाके पटक दो। आपका जो क्वेश्चन था 5p प्लस क्यू माइनस आर, यहां पटकते हैं। p का मान -1 है तो 5 गुणे -1 प्लस क्यू का मान है 10 और माइनस r का मान है -3, तो चलो -3 लिख दिए। अब 5 का गुणा -1 में तो -5 आ गया, प्लस में 10 आ गया और इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 3, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 13 हो गया। -5 प्लस 13, 13 में से 5 गए तो 8, उत्तर आ गया 8। कौन सा सही है? डी वाला। 18 ना ठोकिएगा, आसान क्वेश्चन है, बस खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगर कहीं प्लस माइनस का दिक्कत हुआ तो सत्यानाश हो जाएगा क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से 2, 3, 11 से विभाज्य हैं? ए बी सी डी में इन चारों में कौन कौन सी संख्या है जो 2, 3, 11 से विभाज्य है? सबसे पहले हम ए वाला नोट करते हैं, बी वाला नोट करते हैं, सी वाला, डी वाला। ए का मान है 8 4 4 8, बी का मान है 9 8 1 2 9 8 1 2, सी का मान है 9 1 2 6 9 1 2 6, वहीं डी का मान है 9 6 3 6 9 6 3 6। सबसे पहले 2 से काटना है तो वही संख्या कटेगी जो रहेगी सम। सम है, सम है, सम है, सम है, इसका मतलब सब जो है वो 2 से कट गए।
सभी हैं, ये 2 से कटेगा, ठीक है, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। 3 से, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तो देखते हैं 8 4 12 4 16 8 24, 24 भी 3 से कटता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 9 8 17 1 18 2 20, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो बी वाला ऑप्शन गलत है, बी वाला जो भी है वो गलत है, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसमें भी इसमें भी सही है। चलो इसको चेक नहीं करना है, इसको चेक कर लो। 9 1 10 2 12 6 18, 3 से कट रहा है। 9 6 15 3 18 6 24, 3 से कट रहा है। अब 11 से देखते हैं, 11 से इसका योगफल 8 4 12, जो बचा उसका योगफल 12, 12 माइनस 12, इसका मतलब 0, तो ये 11 से भी कट जाएगा। इसका मतलब जिसमें ऑप्शन ए है वो सही है, ये तो दोनों में है। आगे बढ़ो, बी तो चेक ही नहीं करना है, बी में फालतू वेस्ट नहीं करना अपना टाइम। सी में चलो देखते हैं, इन दोनों को जोड़ो 11 हो गया, इन दोनों को जोड़ो 7 हो गया, 11 में से 7 गए 4, नहीं कटेगा 11 से, इसका मतलब ये फालतू है, तो सी वाला नहीं सही है, तो सी वाला काट दो, जो बचा वो फाइनल आंसर, आप उसको चेक करके देख सकते हैं कटेगा, सही है। तो ये तरीका है, 2 3 11 तीनों से जो संख्या कट रही वो है ए वाली और डी वाली, यानी 8448 9636। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि समीकरण इतने का हल निम्न समीकरण का भी हल है। सबसे पहले इसका समीकरण तो हल करें, तो हमारे पास है x + 1, ब्रैकेट हटा दिए हम, माइनस 2x, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस, बटे में 3 माइनस 5x, बराबर में है 1/23। 2x में से 1x निकल गया, माइनस का x बचा, 1 और 4 यहां से माइनस का 3 बचा, बटे में 3 माइनस 5x, बराबर में 1/23। 3 गुणा करते हैं 23 का इसमें तो माइनस का 23x हो गया, 23 का 3 में तो 69 हो गया, बराबर 3 का 1 में तो 3 माइनस 5x। 3 को इधर कर लेते हैं, 23 को उधर, या चाहे जैसे करो सब सही है। माइनस 69 हमने नोट कर लिया, इस 3 को -3 बना दिया, माइनस 5x बराबर, और ये है प्लस में 23x, 69 3 हो गया 72, बराबर यहाँ से 23 में से 5 गए तो 18, वो भी प्लस का आएगा 18, ठीक है। तो चलो 18x, तो x बराबर माइनस 72 बटे में 18, 72 है भैया, 72, 18 कम 18, 18 चौका 72, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान आ गया माइनस का 4। अब यहाँ से दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि इस -4 को यहाँ उठा के पटको, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो हमारा आंसर, और दूसरा तरीका ये है कि लाओ इसको भी सॉल्व करें, इसमें भी x का आंसर -4 आना चाहिए। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो इसको करो, इसमें नहीं आ रहा तो इसको करो, ऐसे चाहे जिससे आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका, या तो मान उठा के पटक के देख लो या तो सॉल्व करके देख लो। चलो हम ऐसे ही रैंडम सॉल्व करते हैं, चाहे जिसको, चलो पहले चाहे इसको ही सॉल्व कर देते हैं। इस 5 का गुणा होगा तो 10x हो जाएगा, प्लस में 5 और बराबर में 3x, ये 3 आ गया, तो ये इधर आ जाएगा तो 10x माइनस 3x यानी 7x, और बराबर में 3 में से 5 घट जाएगा तो 2। यहाँ से उत्तर नहीं आएगा -4, -4 आना चाहिए था ना, नहीं आएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ से 6x और प्लस में 9 बराबर में 2x प्लस में 6, ये 2 इधर आएगा तो 4x बचेगा, और 6 में से 9 गए -3, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, x का मान -4। यहाँ देखते हैं, यहाँ से हो गया 6x प्लस में 9 बराबर में 5x प्लस में 5, यहाँ ये इधर आएगा तो x बचेगा, ये उधर जाएगा तो -4। हाँ ये सही है, इसमें आ रहा है x का मान -4, तो ये आंसर सही है। दूसरा तरीका पटक करके देख लो। चलो भैया ये है क्वेश्चन 3 2x प्लस 3 बराबर में 5x प्लस 1। देख लो, अगर x का मान -4 रखोगे ना दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। हम रख के आपको चेक कराते हैं। 3 2 गुणे -4 और प्लस में 3, इसको सॉल्व करो पहले, तो 3 यहाँ से आ गया -8 प्लस में 3, यहाँ से आ रहा 3 गुणे, यहाँ से माइनस में 5 तो माइनस का 15, इधर आ रहा है -15, उधर भी -15 आएगा। देख लो आराम से देखो, तो 5 ये है -4 प्लस 1, यहाँ से देखो 5 और गुणे में -3
तो उत्तर आ गया -15। इधर भी -15, उधर भी -15, इसका मतलब यही ऑप्शन सी वाला सही है। दोनों तरीके से आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पी क्यू आर एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी एस और आर क्यू बराबर आर एस है। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, ये सबसे पहले देख लो, पी क्यू पी एस बराबर है और आर क्यू आर एस बराबर है ना। हाँ, तो चलो ये पी क्यू पी एस बराबर है, पी क्यू ये है, पी एस ये है, दोनों बराबर है। आर क्यू आर एस ये दोनों बराबर है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि ये दोनों वाली और ये दोनों वाली भुजा बराबर है तो इसका मतलब ये काइट बनता है, पतंग बनता है भैया, काइट। ये किसका फिगर है? काइट का, काइट का फिगर है ये, बहुत ही आसान। अब काइट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। काइट की प्रॉपर्टी पहले देखो, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर नहीं होती है, ठीक। दूसरा, एक डायगोनल दूसरा डायगोनल 90 अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं, लेकिन उससे पहले जब हमने ये वाला डायगोनल खींचा तो इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर नहीं है, ऐसे ही ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर नहीं है, ठीक। लेकिन जैसे ही हमने ये वाला खींचा तो ये इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर है। मतलब एक जो डायगोनल है, विकर्ण जो है, वो कोण समद्विभाजक होता है और दूसरा नहीं होता है, ठीक। और दोनों एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, लेकिन एक आधा आधा होता है, दूसरा आधा आधा नहीं होता है। मतलब देखो, आधा इधर, ये तो सही है, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है, ठीक। चलो अब देखते हैं, कह रहा है इसके विकर्ण बराबर हैं। नहीं भैया, विकर्ण कहाँ बराबर है? एक विकर्ण छोटा है, एक विकर्ण बड़ा है, इसका मतलब ये गलत है। इसके विकर्ण परस्पर लंब है, हाँ ये सही है। इसके विकर्ण जो है एक दूसरे पर लंब है, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला सही है। और आगे पढ़ के हम आपको दिखा देते हैं, प्रत्येक विकर्ण प्रत्येक शीर्ष पर कोण को समद्विभाजित करता है। कहाँ भैया? ये वाला कहाँ आधा आधा करता था, इसका मतलब ये गलत है। आगे, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दोनों आधे आधे करते हैं, नहीं, सिर्फ ये आधा आधा होता है, ये वाला नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था काइट से यानी पतंग से रिलेट करता हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करते हुए एक रेल पटरी। अच्छा, कई पटरी है, ऐसे ऐसे गई है, ऐसे एक पटरी आई ऐसे चली गई, ठीक है। इसके बारे में, दो अथवा अधिक सड़कों को, मान लो कि दो सड़क ऐसे ऐसे आ रही है, पार करती हुई एक सड़क और अंग्रेजी वर्णमाला H और Z इत्यादि, ये किसके बारे में बता रही? वो कह रहा है निम्नलिखित में से किन किन अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरणों द्वारा दिया जा सकता है? किसका परिचय इसके द्वारा दिया जा सकता है कि हमारे पास 3-4 पटरियां हैं, एक पटरी आई तीनों को काट करके चली गई, या फिर 2-3 रास्ते हैं, एक आई तीनों चारों को रास्ते को काट दी, और फिर H है Z है। देखो यहाँ पर देखो, H ऐसे बना हुआ है, Z ऐसे बना हुआ है ना, तो ये हमें बताता है कि ये देखो ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा के बारे में बताता है, ये समांतर रेखा के बारे में बताता है। तो इसका मतलब रेखाखंड नहीं, रेखाखंड के बारे में नहीं बताता है, ये गलत है। समांतर रेखाओं के बारे में बताता है, सी वाला सही है। तिर्यक छेदी रेखा, ये भी सही है। और समकोण त्रिभुज, कहाँ इसमें समकोण बन रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, सही है। तो हमारे पास बी और सी सही है। बी और सी कहाँ है भैया? बी और सी पहले वाले ऑप्शन में सही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 21 हो गए खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।